पूनम ठाकुर, जिन्होंने एचपी सेट 2024 को क्रैक किया। सबसे पहले तो मैं इसका जो कंट्रीब्यूशन है सबसे ज़्यादा मेरा सेट क्लियर करने में, वो मैं रोशनी गौतम मैडम को ही देना चाहूँगी क्योंकि उनकी प्रॉपर गाइडेंस के बिना ये नहीं हो पाता। तो पूनम, आपका मतलब मेरे से आपका सवाल है, मेरी फर्स्ट सवाल है कि आपने क्यों सोचा कि आपको एचपी सेट, और कब सोचा कि हाँ मुझे एचपी सेट करना है? कि कैसे कंपैरेटिव स्टडी करना है, कितना सिलेबस कवर करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तब ये हो पाता है। तो आपने पेपर और पेपर 1 एंड पेपर 2 को कैसे मैनेज किया? मेरा पैशन यही है और मैं अगर थोड़ा इसमें ग्रो करूँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सेट क्लियर करती हूँ और आपका गाइडेंस मेरे साथ था तो मुझे बहुत हेल्प मिली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ। आई एम रोशनी गौतम। जैसे कि आप सभी को मालूम है स्टूडेंट, एचपी सेट 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और आप सभी के द्वारा इसका फॉर्म भी फिल कर लिया होगा आप लोगों ने। अब बारी आती है कि हम कैसे प्रिपरेशन करें, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि यूजीसी नेट ना रेगुलर बेसिस पर होता है, लेकिन आपको सेट का पेपर आपको टाइम इंटरवल में देखने को मिलेगा। तो आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि आप एक बारी में ही इसको क्रैक कर लें। तो आज हमारे साथ हैं पूनम ठाकुर, जिन्होंने एचपी सेट 2024 को क्रैक किया। और इनकी बात मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, तो इन्होंने क्रैक किया और जॉब करते हुए, इनका ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब था, अच्छे से ये जॉब कर रहे थे, अच्छी खासी ये सैलरी अर्न कर रहे थे, लेकिन इन्होंने एचपी सेट की प्रिपरेशन किया और क्रैक किया। तो हेलो पूनम। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर हेलो कॉलिंग मी पूनम। ओके, हियर। वेलकम टू सिविल स्टाफ। थैंक यू सो मच। ओके, तो पूनम, आपका मतलब मेरे से आपका सवाल है, मेरी फर्स्ट सवाल है कि आपने क्यों सोचा कि आपको एचपी सेट, और कब सोचा कि हाँ मुझे एचपी सेट करना है? क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है कि आपने मास्टर बहुत पहले किया है और एचपी सेट आपने 2024 में क्रैक किया, तो कैसे आपको लगा कि हाँ आपको करना है? मैम, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि मुझे मतलब मैं बहुत ही पैशनेट हूँ टीचिंग को लेके। मैं ऑलरेडी टीचिंग जॉब ही कर रही हूँ इन हिमाचल। पर मेरा जो इकोनॉमिक्स को लेके इंटरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है, जब से स्कूल टाइम से, मतलब जब से मैं इकोनॉमिक्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत इंटरेस्ट इसमें था, इसलिए मैंने मास्टर्स भी इकोनॉमिक्स में किया है 2014 में। उसके बाद मेरी जॉब लग गई, पर जो एक पैशन होता है किसी चीज़ को लेके वो मेरा ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, मैंने ये बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, जो मैंने सेट का प्रिपरेशन था वो मैंने सबसे पहले तो मैं इसका जो कंट्रीब्यूशन है सबसे ज़्यादा मेरा सेट क्लियर करने में, वो मैं रोशनी गौतम मैडम को ही देना चाहूँगी क्योंकि उनकी प्रॉपर गाइडेंस के बिना ये नहीं हो पाता। भले ही लेकिन मुझे मतलब आप जो आपने भी सब्जेक्ट बहुत नॉलेज है। मेहनत करी। मतलब मैं आप सभी एस्पिरेंट्स को बताना चाहूंगी, ये जॉब मतलब जॉब भी करती थी और नाइट में इन्होंने क्लास लगाई है और प्रॉपर तैयारी करी है। यस मैम, मतलब हाँ। मुझे आपसे बहुत मोटिवेशन मिलता है अभी भी और मिलता था सच में कि पढ़ना चाहिए, और मुझे पढ़ने का क्यूरियोसिटी वैसे भी है। मुझे भले ही सब्जेक्ट नॉलेज थी, पर जो एक स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग होती है एक टेस्ट को क्लियर करने के लिए, वो मैंने आप ही से सीखा है कि कैसे कंपैरेटिव स्टडी करना है, कितना सिलेबस कवर करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तब ये हो पाता है। मतलब कंसिस्टेंसी जो है ना इस टेस्ट में वो बहुत मायने रखती है। जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करोगे, तो आप बिल्कुल इसको क्रैक कर सकते हैं। और मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अभी जो हूँ वो सेकेंडरी एजुकेशन में वर्क करती हूँ एज टीजीटी आर्ट्स, और सेट क्लियर करने से मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो हायर एजुकेशन में काम करने का मौका मिलेगा और टीचिंग ही डिपार्टमेंट रहेगा, तो मेरा पैशन यही है और मैं अगर थोड़ा इसमें ग्रो करूँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सेट क्लियर करती हूँ और आपका गाइडेंस मेरे साथ था तो मुझे बहुत हेल्प मिली। हाँ, ये थैंक यू सो मच फॉर द। ओके, तो देखा स्टूडेंट, आप लोग ने क्या करना है, कंसिस्टेंट, द वर्ड आपने ध्यान रखना है, आपने कंसिस्टेंट सिलेबस को करना है। और जब से स्टार्ट करते हो तब से एंड तक आपकी पूरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि एक दिन में अगर आप लैग करते हो तो आपका डाउन चला जाएगा, Yes. है ना? ओके, तो आप पूनम, आप कितने आवर्स की स्टडी करते हैं, क्योंकि आप वर्किंग के साथ साथ।
जी, मतलब मैं हाँ। स्कूल से आती थी, उसके बाद मैं थोड़ा 1-2 घंटे उस टाइम पढ़ती थी और रात में आपके साथ 1 घंटे क्लास होती थी, उसके बाद मैं 2-3 घंटे का टाइम और देती थी। तो मतलब कुल मिला के 4 से 5 घंटे का जो है वो टाइम हो जाता था, जो मैं ओके। पढ़ती थी डेली। पर मेरा ये था कि एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। मतलब हाँ। आपकी इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आपने 2-3 दिन मिस कर दिए, फिर आप दोबारा से आओगे, तो वो आपको आउटपुट नहीं मिलती है। फिर हम सोचते हैं हमने बहुत पढ़ा है, तो वैसा नहीं होता। आपका चाहे दिन में आप 4 की जगह 2 ही घंटे पढ़ो, पर आपको डेली उस चीज़ को रिवाइज़ करना है, डेली पढ़ना है, उसके साथ टच में रहना है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। बिल्कुल, तभी क्योंकि आपको सिलेबस भी बहुत है, बहुत सिलेबस है, इन डेप्थ सिलेबस है, आपको बहुत करना होगा। ओके पूनम, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हम पेपर टू कर ले, पेपर वन ना करें। तो आपने पेपर और पेपर वन एंड पेपर टू को कैसे मैनेज किया? मुझे ये लगता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनका सब्जेक्टिव जो होता है ना, अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा रहता है, पर वो लैग कर जाते हैं पेपर 1 में। हाँ तो जी। हमें इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, क्योंकि अगर आपको परसेंटेज हाई लेना है और आपको टॉप मेरिट में आना है, तो पेपर 1 का भी उतना ही रोल रहता है जितना पेपर 2 का। और बिल्कुल पेपर बिल्कुल। आपका जो सिलेबस होता है, आप इज़िली उसको कवर कर सकते हो। उतना जितना हाँ। आपका सब्जेक्ट हार्ड होता है, उतना वो हार्ड नहीं होता है। पर हम उसको मतलब छूते ही नहीं है, हमें लगता है वैसे ही हो जाएगा, और हम एक चीज़ पे ही फ़ोकस रहते हैं, जिसकी वजह से हम मतलब 5-6% नीचे रह जाते हैं और मेरिट में आने से पीछे रह हाँ, जाते हैं। क्योंकि आप पेपर वन को भी करते हैं, तो पेपर वन आपको अगर लेट सपोज कि पेपर टू बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो पेपर वन आपको तब बचाएगा। मैं बहुत बार बोलती हूँ, और मैं आपको भी बोलती थी कि पूनम आप पेपर वन को भी फोकस करो, है ना। पर यस, एक आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, और फिर आप आराम से उसको पेपर वन को भी क्रैक कर सकते हो। पेपर तो 1 में पेपर वन को आपसे आपने कैसे किया? थ्योरेटिकल पर किया, मैथमेटिकल पर किया, पेपर वन? थ्योरेटिकल मुझे लगता है हर बच्चा कर सकता है। थ्योरेटिकल होता है, उसको आप एक रीडिंग करोगे, हर चीज़ को टच करोगे, तो ऐसा नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आपको उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, समझ होनी चाहिए कि कैसे करना है। वहाँ से आपको सिर्फ आइडिया मिलता है जो आप थियरीज़ पढ़ते हो। वहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा-सा घुमा-फिरा के आते हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते। रिसर्च एंड एप्टीट्यूड से, टीचिंग एप्टीट्यूड से वो हमारी समझ होती है, हमने चीज़ को कैसे समझा है। और दूसरा जो मैथमेटिकल पोर्शन होता है, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन है, आपका अगर मैथ्स अच्छा है तो आप 4-5 क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। और एक जो मुझे अच्छा लगता था पेपर 1 में, जो एक क्वेश्चन आता ही है हमेशा ही, नंबर सीरीज़, मतलब हाँ। नेक्स्ट नंबर कौन-सा होगा? वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता है और वहाँ से आता एक ही आता है, बिल्कुल बिल्कुल। और पूनम, एक कोडिंग आपका कोड है। मैथमेटिकल अच्छा था या थ्योरेटिकल अच्छा था? मैम मैथमेटिकल भी अच्छा था मेरा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मुझे मिली, और आपने जो गाइडेंस दी कैसे सॉल्व करना है, कैसे हाँ। टाइम मैनेजमेंट, और फर्स्ट पेपर में बोलना चाहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कई हाँ। बार बच्चे ऐसा होता है कि शुरू में अगर क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, उन पे फ़ोकस करते रहते हैं, मैं क्या करूँ, क्या करूँ? क्योंकि जो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत कन्फ्यूज़िंग होते हैं कि हमें लगता है ए होगा, बी होगा, सी होगा। तो हम उसमें उसमें स्ट्रैटेजी चाहिए होता है, हाँ। बिल्कुल। और 50 क्वेश्चंस होते हैं, तो वो टाइम बहुत कम होता है। मैं तो बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एमसीक्यू करोगे, और जो प्रैक्टिस है मैथमेटिक्स की, वो आपकी प्रॉपर है, तभी आप उस पेपर को मैनेज अच्छे से कर पाओगे। और जितने भी आपके करंट अफेयर्स हैं, हमारे इंटरनेशनल इंडेक्स होते हैं, उनमें इंडिया का कौन-सा नंबर है, इस तरह के क्वेश्चंस, या जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनकी जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती है प्रेज़ेंट टाइम में, वो बहुत आती है पेपर 1 में, और हमारा जो बजट है उससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं। हाँ। तो इस तरह से आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर सकते हो, उसको छोड़ना नहीं है। दरकिनार नहीं करना है कि एक ही पेपर पढ़ेंगे। तो आप मतलब बिल्कुल। बार पेपर 2 में आप कितने भी पढ़े हो सकता है आप इतने नंबर उसमें ना ला पाएँ, पर पेपर 1 में आपने अगर थोड़ा भी टाइम दिया है तो उसमें आप अच्छा स्कोर कर हाँ, सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब पुनः हम बात करते हैं हमारा पेपर इकोनॉमिक्स पेपर टू के बारे में बात करते हैं। उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? अब इकोनॉमिक्स को कैसे किया आपने? इकोनॉमिक्स तो मैम मुझे लगता है कि अगर बच्चे ने सेट लेवल की प्रिपरेशन करनी है, तो पहले तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। सेट करना ऐसा नहीं है कि अ, मतलब ज़ीरो से ही शुरू करेंगे तो 4 महीने में हो जाएगा। पर अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बच्चे के क्लियर हैं, तो आप कंसिस्टेंट रहते हो, रेगुलर स्टडी करते हो। सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस अच्छे से देखना है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, लास्ट ईयर के आपको क्वेश्चंस देखने हैं, 3 और 4 ईयर्स के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और कैसे आपने टाइम मैनेज किया है, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ा है, सभी सब्जेक्ट को। मुझे लगता है कि जितनी भी हमारी बुक्स हैं, उन सबको हमें पढ़ना चाहिए,
इक्वली टाइम डिवोट करना चाहिए। कई बार बच्चे एक ही बुक पे ज़्यादा फोकस करते हैं और उनका कुछ सिलेबस रह जाता है। वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ से भी हम लैग कर जाते हैं। हमारा टाइम इक्वली डिवाइड होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट के ऊपर। हर एक सब्जेक्ट हमें 10 यूनिट को आपको प्रॉपर टाइम देना होगा, है ना? और आप लोगों आपने तो बहुत अच्छे से मतलब कि इक्वली आपका कंसेप्ट क्लियर था, और आपने बहुत अच्छा मतलब कि पेपर 2 को कमांड तो था, बट थोड़ा सा आप चीजें भूल जाते थे। तो हाँ, मैं जैसे ये रिवाइज, अच्छा मैम ये तो मैंने किया हुआ है। यस मैम, वही मतलब रेगुलर हम रहेंगे तो हमें याद रहेगा। इकोनॉमिक्स ऐसी चीज़ है, हम छोड़ दोगे तो भूल जाते हैं। तो बिल्कुल। इसमें एक रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। जो न्यूमेरिकल है वो आपको सॉल्व करने हैं, जहाँ भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं प्रीवियस पेपर्स में, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करें आप। और प्रीवियस नेट के अगर आप पेपर सॉल्व कर पाए तो भी बहुत अच्छा है। हर हाँ वीकेंड मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट करना ही चाहिए, जैसे कि हम करते थे। उससे हाँ हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है और हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है, और बिल्कुल। हमें कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। जब हम क्वेश्चन हाँ, सॉल्व कर पाते हैं तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हम कर सकते हैं। और क्योंकि आपके हम एक मॉक टेस्ट, मतलब मैं पूछती थी पुनः आपके कितने क्वेश्चन सही है मैम? इस बार अच्छे नहीं हुए हैं। नहीं मैम, इस बार तो मेरे बहुत सही हुए था। यस, ये बात आपने बहुत अच्छी से कही है कि ये स्टूडेंट मॉक टेस्ट तो देना ही देना चाहिए। यस वीकेंड पे मतलब जो भी आप टॉपिक क्लियर करते हो वीकली, उसका मॉक टेस्ट आपको देना ही चाहिए। जहां भी आपको मिलते हैं क्वेश्चन, गूगल पे सर्च कर लो, कहीं साइट पे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो। पर अगर आप कितने भी पढ़े हो, आपने मॉक टेस्ट नहीं किया है, मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं किया है अगर एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है पेपर में, तो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। और मॉक टेस्ट किया तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी हमें मिल जाते हैं, हमें पता चल जाता है कौन से टॉपिक से रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं। तो हमें काफ़ी हेल्प मिलती है और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब हम पेपर में बैठते हैं। नहीं तो हम नर्वस फील करते हैं अगर हमने मॉक टेस्ट नहीं किया है। कई बार हाँ हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं पर हमें पता नहीं होता कि उस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल ये बिल्कुल। चीज़ मैंने आपसे सीखी थी मैम कि कंपैरेटिव स्टडी, हाँ मतलब मुझे लगता है इकोनॉमिक्स में हर एक थ्योरी को कंपैरिजन करके ही पढ़ना चाहिए और उसी से क्वेश्चन बनते हैं कि इस थ्योरी में ऐसा है तो उसमें ऐसा क्या नहीं है या क्या है। मतलब जो उनमें एक एक डिफरेंस होता है ना, क्योंकि उनमें जो मॉडिफिकेशंस एंड थियरीज में वो एक रेगुलर बेसिस पे होती रही है। किसी ने कुछ बोला तो किसी ने आगे उसको मॉडिफाई कर दिया थोड़ा सा, तो वो बिल्कुल। कंपैरिजन हमें आना चाहिए। अगर उस कंपैरिजन को हम कर पाते हैं, देखते हैं कंपैरेटिवली, पूरा हमने समझा है उसका कॉन्सेप्ट, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगता है, पेपर में मज़ा भी आता है और हमें मतलब कंफ्यूजन नहीं होती पेपर में। हाँ, कंफ्यूजन नहीं होती है और प्रॉपर आपके दिमाग में फिर इमेज बनता रहता है। लेकिन अगर आप देखोगे, मैं अगर पूनम देखूं तो क्वेश्चन पेपर में एक एक क्वेश्चन में बहुत कंसेप्ट्स थे। मतलब आपको एक ही क्वेश्चन में 4 से 5 कंसेप्ट लगाने पड़ रहे थे, अगर कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस था बहुत। हाँ असर्शन रीजन बहुत ज्यादा था हमें इकोनॉमिक्स में जब मैंने सेट का एग्जाम दिया था। और असर्शन रीजन ऐसा होता है कि आपका पूरा थियरीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि पूरा विद रीजन पूछा होता है क्या ऐसा है या नहीं है। तो एक और 50 चीज था कि स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे और फिर इजी इजी था लास्ट में क्वेश्चंस, है ना? तो ये भी है कि ये भी गाइड करना चाहिए हमें स्टूडेंट की, आपको स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगेंगे फिर इजी होंगे आपके क्वेश्चन। लेकिन पिछले बार की 2018 से अगर हम कंपैरिजन करें, 2000 जो 2024 में हुआ है, वो लेवल हाई था। यस, लेवल हाई था, यस। लेकिन मुझे लगता है टाइम के साथ लेवल हाई होता जाता है, क्योंकि बच्चे जो स्टडी करते हैं उनका भी हार्ड वर्क करना हाई हो गया है। आजकल बच्चे हर तरह से जहाँ भी उनको मौका मिलता है पढ़ते हैं, उनके पास फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो टेस्ट के लेवल भी उसी तरह हाई हो जाते हैं। और दूसरा मैं गाइड करना चाहूँगी कि जो आपके एक रिवाइज फ्रेंडली नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, हाँ, क्योंकि इस पर आप बताएं कि आप नोट्स कैसे बनाते थे? यस बिल्कुल। नोट्स तो मतलब हर थियरी का मुझे नहीं लगता डिटेल्ड आपको लिखना चाहिए कुछ भी, जो उसमें की पॉइंट्स होते हैं उनके नोट्स बना के रखें। क्योंकि जब हम पेपर देने जाते हैं तो हमें पूरा एक वीक हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि हमने रिवीजन ही किया हो। उससे हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हमने हर एक चीज़ जो है वो टच की है, क्योंकि हम पूरे एक वीक में पूरी बुक्स नहीं पढ़ सकते। तो वो जो की पॉइंट्स होते हैं वही हमें हेल्प करते हैं पूरा रिवीजन करने में, और हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रखने में जब हम एग्ज़ाम देने जाएं कि नहीं हमने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो की नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइम मैनेजमेंट।
बिल्कुल। बहुत ही अच्छा पूनम, जो मेरे द्वारा आपको नोट्स दिए गए थे, आपने उसी को किया कि और भी नोट्स आपने किए थे, और भी बुक्स आपने पढ़ा था? ठीक। बुक्स तो हम जो जैसे हम मास्टर डिग्री में हमारे पास बुक्स होती हाँ। हैं, ओके मेरे ओके। पास वही थी, कोई एक्स्ट्रा मैंने नहीं ली थी। हाँ। बाकी मैंने मैक्सिमम आपके नोट्स के थ्रू ही पढ़ा था। ओके ओके, जी। ठीक है पूनम। अच्छा पूनम, आप मुझे ये बताएं या एस्पिरेंट्स को बताएं कि आपने कितना टाइम पीरियड में सिलेबस को कवर किया? मतलब 5 to 6 मंथ, हाँ। 4 to 5 समझ लें, 5 to 6 मंथ का टाइम आपको लगता है अगर आप रेगुलरली पढ़ते हो, क्योंकि बहुत वाइड सिलेबस है, ऐसे 1-2 महीने में भी खत्म नहीं होता है। हाँ, दोनों पेपर का पढ़ना होता है, तो आपको तो 2 पेपर सिक्स पढ़ने मंथ के लिए। आपको मिनिमम कंसिस्टेंट तैयारी करनी चाहिए। यस, 6 मंथ भी अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, रेगुलर रहेंगे अपनी स्टडीज़ को लेके, तो आप कर पाएंगे। तो मुझे लगता है जब आप टेस्ट भरते हो तो हमें रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें हार्डवर्क करते हुए अपना 100% देना चाहिए, और रिजल्ट बिल्कुल। हमेशा ही अच्छा आता है। मतलब आप बिलीव इन योर प्रेपरेशन एंड रिजल्ट विल फॉलो यू। वाह तो वाह। अगर आप बिल्कुल। अपनी प्रिपरेशन पे बिलीव करोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, कंफ्यूज नहीं होना है। और कंफ्यूज होता है कि अगर हमने बार बार रिवीजन किया है, एक सबसे बड़ा जो मुझे लगता है जो मैं करती हूँ कि जैसे मैंने प्रीवियसली कुछ पढ़ा है, तो नेक्स्ट डे शुरू करने से पहले मैं वो ज़रूर रिवाइज करती हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छी बात थी, यस ये बिल्कुल। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार हम पढ़ते जाते हैं, हम हम्म। बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, पर हम अगर 1 महीने बाद देखते हैं तो हमें पहले दिन का याद नहीं होता। बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब उस चीज़ से टच रहना डेली डेली, उसको भले ही आप 5 मिनट देखो, 10 मिनट देखो, पर जो आपने प्रीवियसली कुछ पढ़ा है उसको डेली आपको रिवाइज करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके और पूनम, आपको पेपर का लेवल कैसा लगा, अगर हम पेपर का देखें तो? लेवल जो होता है मैम, वो हार्ड था। मतलब 2018 जैसे आपने बोला हाँ। कि 18 के कंपैरेटिवली वो हार्ड था, और नेट के कंपैरेटिवली मैं बताऊं तो थोड़ा सा कम लगता है मुझे। ओके। और बस ऐसा हाँ, ही यूजीसी नेट है। से थोड़ा सा लेवल, इसीलिए तो मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि यूजीसी नेट आपको प्रोबेबिलिटी कम है कि आप उसको क्रैक कर पाए, लेकिन अगर उसी की तैयारी अगर आप एचपी सेट में करते हैं तो ये है मतलब कि वहां पर अगर चांसेस 50 है तो यहाँ पर 80 चांसेस है कि आप क्रैक कर पाओगे। यस बिल्कुल ही। यस। ओके। आपने फुल सिलेबस किया था कवर पूनम? यस मैम, पेपर मतलब वन ऑलमोस्ट पेपर बोथ? नहीं किया था। मतलब जो मेरे बहुत बेसिक, जैसे हमें पता होता है कि प्रीवियसली हमने कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस रखना होता है। और जो हमें लगता है कि आजकल के सिनेरियो में यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, उन टॉपिक्स को भी हमें अच्छे से क्लियर करना होता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ छोड़ के जाना है। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमने थोड़ी सी पढ़ी होती है, पर हम इजीली उसका आंसर कर पाते पेपर में। तो बिल्कुल बिल्कुल अनटच्ड तो कुछ भी नहीं होना चाहिए जब आप पेपर देने जाओ। सभी चीज़ें पढ़ के जाओ। बहुत डिफ़िकल्ट कुछ आपको लगता है उसको ज़्यादा टाइम दो, फिर भी नहीं आता है तो आप कुछ थोड़ा-सा छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ ही डिफ़िकल्ट लग रहा है और सब कुछ ही छोड़ते जाओ, तो वैसा नहीं होना चाहिए। मुझे भी ऐसे लगता है कि आप पेपर वन में स्किप कर सकते हो, लेकिन पेपर टू जिसको मैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स बोल उसमें आप स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस पर कमांड होना चाहिए, फ्यूचर में भी आपको काम आएगा। यस, मतलब छोड़ नहीं सकते किसी भी टॉपिक को, आपने पढ़ाना है फ्यूचर में तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स की। आप कोशिश करो, हो जाता है। और पेपर के लिए भले ही कम हो, उसके आगे आप पढ़ते रहेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। जैसे कुछ चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी मैथमेटिक्स में, जो मैंने आप ही से सीखी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश करने से हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। जो टेस्टिंग बिल्कुल, है हाँ, हाइपोथेसिस का, ट्राई करते वो रहें मतलब रोज। मुझे लगता था बहुत टफ है। पर मैंने हाँ। बार-बार उसको पढ़ा तो फिर हम मतलब फ़ैमिलियर हो जाते हैं, भले ही टफ चीज़ हो, वो भी हमें अच्छी लगने लगती है और प्रैक्टिस। मुझे बहुत अच्छी बात आपकी ये लगती थी कि आपको इंटरेस्ट, मतलब आपके सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट। पेपर वन में आपको बोलती थी कि आप पूनम कर लो, इसको भी कर लो, इक्वली इम्पोर्टेंस, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए मुझे नहीं बोलना पड़ता था कि हाँ आप ये करो, आप ऑलरेडी उसमें बहुत इंटरेस्ट था आपका। तो ये बहुत है कि, और मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि आपके हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है, मतलब कि यस वो मैम। वो मेरे पास, आप नहीं आए मेरे पास, वो आए मेरे पास कि हाँ मैम उसे करना है। तो मैं ये बोलूंगी कि हाँ, फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट को एग्जाम क्रैक करने में, तो आपके हस्बैंड ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, तो ये बात भी है। वो तो अभी भी मुझे पूछते हैं कि पोस्ट निकलने वाली है, आप प्रिपरेशन करो। उनको लगता है कि आप में पोटेंशियल है, आप कर सकते हो। तो बिल्कुल।
ये फुल सपोर्ट करते हैं कि आप करो, मैं हमेशा ही आपके साथ हूँ। तो मतलब स्टडीज़ के लिए तो उनका 100% मुझे सपोर्ट रहता है, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब वो कुछ भी करेंगे अगर मुझे पढ़ना है तो। बिल्कुल। ओके, तो पूनम लास्ट क्वेश्चन आपका मेरा है आपसे कि आप एचपी सेट फ्यूचर हमारे जो एचपी सेट एस्पिरेंट्स हैं, जो भी अभी पोस्ट हमारा एचपी सेट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपने सिलेबस को अच्छे से समझें, उसको मतलब ओवरऑल कवर करें, एग्ज़ाम पैटर्न देखें, पेपर 1 को इग्नोर ना करें, डेली स्टडी करें और टाइम मैनेजमेंट जो मॉक टेस्ट हैं उनको करें, एक्यूरेसी उससे आएगी, टाइम मैनेजमेंट होगा। और जो पेपर 1 में ज़्यादा टॉपिक हैं फोकस करने वाले उनको ज़रूर पढ़ के जाएँ। जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया और ये सारे स्कोरिंग होते हैं। मतलब हमें छोड़ने नहीं है, यहीं से हमारा जो स्कोर कार्ड है वो बढ़ता है, पेपर 1 से ही बढ़ता है। पेपर 2 में मैक्सिमम हम 65 टू 70 तक जा सकते, उसके ऊपर नहीं जा सकते, भले ही कैसा भी पेपर हो। आपने कितना भी प्रिपरेशन किया हो, पर हाँ, फर्स्ट पेपर अगर स्कोरिंग आपने कर लिया है अच्छा, बिल्कुल। तो आपकी अच्छी परसेंटेज बनती है। ओके। और मैं हाँ, ओके पूनम, वो इकोनोमेट्रिक्स, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो एक सब्जेक्ट इकोनोमेट्रिक्स होता है, तो वो कैसे आपने किया था? वो मैंने आपकी गाइडेंस से ही किया था, जितना भी मैंने इकोनोमेट्रिक्स पढ़ा था, मैं सच कहूँ जो आपने मुझे बताया था मैंने वही पढ़ा था। उससे पहले मैंने कभी टच भी नहीं उसको किया था क्योंकि जब मैंने मास्टर्स किए तो इकोनोमेट्रिक्स नहीं होता था। हाँ, बिल्कुल। और तो ये चीज़ मैंने आप ही से पढ़ी है, आप ही से शुरू की है। बिल्कुल, जैसे-जैसे आपने मुझे इकोनोमेट्रिक्स को भी आपको इक्वली ही देना होगा क्योंकि उससे अब क्वेश्चंस आने लग गए हैं। हाँ जी। यस, तो हर टॉपिक को इक्वली इम्पोर्टेंट समझना चाहिए हमें और मोटिवेटेड रहना है थ्रू आउट द स्टडीज़। अगर आप 6 मंथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो मोटिवेटेड रहिए, रिजल्ट पहले ना सोचिए होगा या नहीं होगा। हमें मतलब हार्ड वर्क करना है और हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। और कुछ ऐसा नहीं है, पॉजिटिव रहेंगे तो सब कुछ हो जाता है। मुझे ये लगता है कि सक्सेस डज़ नॉट कम्स ओवरनाइट, इट कम्स टू दोज़ हू बिल्कुल बिल्कुल, आप कंसिस्टेंट रहिए, ये बहुत अच्छी बात है। आप डेली मतलब वर्क से आने के बाद फिर स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है पूनम, और आपने करके दिखाया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भी आपको मैं बोलना चाहूंगी कि आप थैंक यू मैम, असिस्टेंट दिस इज़ प्रोफेसर हैं ऑल अभी। बिकॉज़ ऑफ यू एंड यू। ओके। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों ने हमारे जो एचपी सेट के एस्पिरेंट्स हैं, आप लोगों को होप इंसाइट मिली होगी। आपको पूनम के द्वारा बहुत सारी स्ट्रैटेजी, बहुत सारी प्लानिंग आपको बताया गया। अगर आप इन सबको फॉलो करते हैं तो आप क्रैक कर पाएंगे स्टूडेंट, आप अपने फ्यूचर गोल को अचीव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।